इस पट्टी को किस तरीके से रखा जाए, ये भी 2-4 महीने लग गए कि किधर से ठीक लगे। हर कोना हम उस चीज से भर रहे हैं जो हमारी विलुप्त होती चीजों को कहीं ना कहीं शोकेस करें। तो मेरे हाथ में जो टोपी आप देख रहे हैं, पहाड़ी टोपी, ये टोपी आपने मेरे हाथ में ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के सिर पर भी देखी होगी, मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनके सिर पर भी देखी होगी, और कई नेताओं के सिर पर आपने ये टोपी देखी है, जहाँ पर आपको एक एक धारी बनी हुई होती है, और साथ में जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है, पुष्प अपना ब्रह्म कमल, उसकी आपको यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि ये टोपी बड़ी फेमस हो रही है, लोग आपने हर जगह इस टोपी को देखा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये टोपी आखिर डिज़ाइन किसने की? कभी आपने सोचा है कि ये टोपी आखिर आई कहाँ से? तो आज इन दोनों ही सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं, और सिर्फ सवाल के जवाब नहीं लेकर आए, बल्कि उससे बहुत कुछ ज़्यादा लेकर आए हैं। हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो उत्तराखंड को सहेजने का काम कर रहा है, लगभग 20 सालों से 20+ ईयर्स से काम में लगे हुए हैं, और ये उनका डिज़ाइन है। लेकिन इस डिज़ाइन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, मेरे साथ समीर जी खुद बैठे हुए हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है घुघुती पर। और घुघुती पर हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे शख्सियतों से मिलने की जो उत्तराखंड को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैंने आपके बारे में पढ़ा कि किस तरह आप जो है हिमालय को बचाने के लिए और हिमालय को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, तो समीर जी, सबसे पहले, क्योंकि हमने पहाड़ी टोपी की बात की, हम शुरुआत उसी से करेंगे, तब हम आपके पूरी दूसरी चीज़ों पे आएंगे। ये पहाड़ी टोपी जो मैंने अभी बात की जिसकी, इसका आना कैसे हुआ और कैसे इसको आपने डिज़ाइन किया, क्या आपके दिमाग में था, और क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशली बनाई गई थी, या फिर पहले आपने डिज़ाइन तैयार कर लिया था, बाद में वहाँ तक पहुँचे हो? सबसे पहले घुघुती टीम का सोहम हिमालयन सेंटर पर स्वागत है, और अच्छा लग रहा है कि आपने बात वहीं से शुरू करी जो इस समय चर्चा का विषय है। ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी इसका नाम है, और इसके पीछे स्टोरी यही है कि जो संस्कृति की यात्रा हम लोग पिछले 25 सालों से कर रहे हैं, 1997 से, ये उसका आउटकम मानिए इसको। जब आप लोगों के बीच में घूमते हैं तो आप संस्कृति को कई तरीकों से देखते हैं, और जिस तरीकों से देखते हैं उसमें जो हमारी वेशभूषा है वो सबसे ऊपर आती है। सबसे पहले आप किसी भी इंसान को देखते हैं, हिंदुस्तान में चलना शुरू करिए, तो अगर आप पंजाब में हैं तो पगड़ी देख करके आप बताएंगे सरदार जी हैं। अगर किसी के सर के ऊपर गोल टोपी है तो आप बताएंगे कि ये फलां धर्म को बिलोंग करते हैं। अगर उस टोपी पर कुछ रंग है तो आप हिमाचली कहते हैं। इस तरह से हर एक की अपनी एक पहचान है। और यही नहीं, अगर आप कश्मीर में हैं तो आप कश्मीर में 12 तरीके की अगर ट्राइब्स रहती तो सबकी अपनी डिस्टिंक्ट टोपी है जिसको देखकर आप जान जाते हैं। अब हिमालय की ही बात अगर करें, और हिमालय पर हम घूम रहे हैं कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, तो मैंने क्या देखा कि सब जगह तो उनकी पहचान के लिए, प्रदेश को पहचान दिलाता हुआ कोई ना कोई शीर्ष वस्त्र है। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश का कोई शीर्ष वस्त्र नहीं है। कोई जिधर हिमाचल का इन्फ्लुएंस है उधर की और हिमाचली कन्नौरी टोपी, कुल्लू की टोपी लगाई जा रही है, किसी तरफ जो है पगड़ी बांधी जा रही है, कहीं पर गांधी टोपी के रूप में नाव के आकार की टोपी इस्तेमाल हो रही वगैरह। तो इसके बाद में क्या लगा मुझको कि हम जब एक नया प्रदेश बने हैं, हम हर तरीके से अपनी पहचान बना रहे हैं पूरे देश में या विदेशों तक, तो उस पहचान को दिखाता हुआ एक हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, हमारा शीर्ष वस्त्र होना चाहिए। उस शीर्ष वस्त्र के लिए मैंने क्या सोचा कि नई चीज लाने पे रिजेक्शन होता है। बिल्कुल नई सी चीज ले आइए, होता तो हर लेवल पे है, लेकिन बिल्कुल नई चीज उसको प्लेटफॉर्म आने में पकड़ने में टाइम लगता है। तो मैंने क्या देखा कि पगड़ी के बाद में अगर कोई चीज यहाँ पर अलग अलग रंगों में पहनी जाती रही है, वो है नाव के आकार की टोपी। कुमाऊं में अगर कलर व्हाइट के आसपास है तो गढ़वाल में ब्लैक के आसपास घूमता हुआ कलर दिखा, पर अमूमन वो टोपी नाव के आकार की यहाँ पहनी जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यही जिसको बुनियाद बनाना चाहिए। कुछ भी हो, ये 2 बड़े जो यहाँ की रेसेस हुई इस उत्तराखंड हिमालय की, जो उनकी ये अपने यहाँ की चलती है, वो अलग बात है कि इसे बुजुर्ग पहन रहे हैं, गांव के लोग पहन रहे हैं, इलेक्शन हुआ तो नेताजी लोगों ने पहन लिया, या फिर ओकेजन में पहन लिया। कभी ऐसा नहीं था कि ये फैशन की तरह पहना जा रहा हो या स्टाइल के लिए पहना। और फैशन और स्टाइल के लिए हमेशा युवा पहनता है, और युवा जो चीज इस्तेमाल करता है वो लोकप्रिय है।
सही बात। ये थी इसके पीछे एक बात। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर वो काम करने चाहिए ताकि ये लोकप्रिय हो जाए। तो इसलिए काफी तरीके के डिजाइन पे हमने इस पे काम किया। कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते थे तो लगा कि ये इतना नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा। फिर लगा कि कोई चीज में अगर बहुत धार्मिकता होगी तो हो सकता है किसी को परहेज हो। आजकल कलर से भी परहेज होता है, ऑरेंज है कि ग्रीन है कि वाइट है वगैरह। तो लगा कि न्यूट्रल चीज से इसको सजाया जाए। इस पट्टी को किस तरीके से रखा जाए, ये भी 2-4 महीने लग गए कि किधर से ठीक लगेगी। वो आज अब देखने में जो आम बात लग रही है, सिंपल लग रही है कि पट्टी वो लगी हुई है और उसके ऊपर लगा, तो फिर वो अब लग रहा है क्योंकि अब वो समझ में आ गया है। लेकिन वो ऐसे क्यों लगे, इस पर बहुत माथापच्ची है। तो ये 4 कलर की बुनियादी 4 रंग जो प्रकृति के हैं, इनके आपस के सामंजस्य को दिखाती हुई डिजाइन बनाई ताकि बात प्रकृति के नजदीक है। फिर आया कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे हमको गर्व की अनुभूति करे। तो गर्व की, जैसे आर्मी के रेजिमेंट्स होते हैं या बड़े बड़े अपने संस्थान होते हैं, उनका कोई ना कोई एम्बलम होता है। तो हमें लगा कि कोई ऐसी चीज है जो आदरणीय हो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फेथ हो लोगों का। तो ब्रह्म कमल एक ऐसा पुष्प है हमारे हिमालय का जो सर्वमान्य है, शिव का प्रिय है और आदर से उसको सब देखते हैं। कोई उसके ऊपर किसी भी तरीके की क्यों क्या नहीं कर सकता। तो लगा कि ऐसी सर्वमान्य चीज को अगर हम सर पे रखेंगे तो हमारा मान ही बढ़ेगा और सुंदर भी लगेगा। यूं करके इसको सोचा। तो हमारी पत्नी चूंकि आर्टिस्ट हैं और पीएचडी है ड्राइंग एंड पेंटिंग में, उनको मैंने ये आइडिया दिया कि भाई इसको आप छोटा सा सिंपल फॉर्म में इसका एक मॉडल तैयार करें। इन्होंने बनाया उसको, फिर मैंने उस पर हैंडवर्क कराकर शुरू में हैंडमेड बनवाता था, तो ये किया। ऐसे करके ये एम्बलम बना और ये इस पे सच गया। अब आई बात कि ये किया कब और क्यों। ये 2017 के उत्तराखंड दिवस के दिन मैंने इसको लॉन्च किया। बनवाने का काम मैंने सोचा मैं उनसे करूंगा जो पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ के बुजुर्ग टेलर इसको बनाते थे। तो मेरे पास में वही टेलर्स को मैंने इस पे इंगेज किया कि वो इसको बनाएंगे। और एक चीज और बताऊं कि इसका जब मैंने लॉन्चिंग करी थी तो शहीद स्थल मसूरी पर मैंने जो सबसे बुजुर्ग टेलर हमारी टीम में थे उनको बुला करके एक टोपी में लेके गया था, उनको पहना करके मैंने इसकी लॉन्चिंग करी। तो जो व्यक्ति हाशिए पर हो उससे ये बात शुरू होनी चाहिए। तो इस तरीके से 2017 में इसकी लॉन्चिंग हुई। तमाम विरोध, तमाम अवरोध के बीच में बहुत से रिजेक्शन को फेस करते हुए, पर मैंने सोच लिया कि अगर नियत बढ़िया हो और आपका ध्येय बहुत ऊंचा हो तो वो चीज कोई ना कोई दिन अपना दिन देख लेती है। ईश्वर आपको उसमें मदद करता है। सही बात। ऐसे करते करते ऐसा नहीं है कि 2022 के रिपब्लिक डे पे मोदी जी ने पहन लिया उस दिन मशहूर। चूंकि वो चीज मशहूर हो चुकी थी इसलिए मोदी जी ने पहना। इसको यूं देखने की जरूरत है। वो अलग बात है कि जो चीज मोदी जी पहने वो ट्रेंड करेगी और वो ट्रेंड करी, क्योंकि हमारी टोपी को ईश्वर का आशीर्वाद था तो हमको इंडिया का बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर मिल गया पता। सही बात, एकदम इससे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर हो भी नहीं सकता है एक्चुअली। सर वेरी ट्रू। एंड जिस तरीके से आपने बताया कि ये मोदी जी तक पहुंची है, उससे पहले ही वो उसका एक इजाद हो चुका था। 2017 में लॉन्च करी 9 नवंबर को, तो 20 नवंबर को ये हमारे स्वर्गीय आदरणीय बिपिन रावत जी के पास पहुंच गई थी और सबसे पहला आशीर्वाद स्वरूप प्रशस्ति पत्र हमको उनसे मिला। तो जितने भी लोग अपने बड़ी जगहों पे हैं, जिनको लोग आदर से देखते हैं, ब्रांड मानते हैं, आइकन मानते हैं, उन तक ये टोपी जाती रही। इससे पहले के सभी चीफ मिनिस्टर्स ने उसको पहना, सारे मिनिस्टर्स ने पहना, स्पोर्ट्स पर्सन उसके पहले पहनते रहे। तो ऐसा नहीं था। ऐसे करते करते जब वो लोकप्रिय हुई होगी तब तो नजर गई होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को सजेस्ट किया होगा कि भाई इसको आप। एकदम सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि हर चीज़ को थोड़ा सा बढ़ने में टाइम लगता है और वो बहुत अच्छे से बढ़ी है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ कि जब ये टोपी दिखाई जा रही है वो पहाड़ी टोपी है, उत्तराखंड की टोपी है। होता क्या है कि जो गोल टोपी के साथ दिक्कत क्या होती है कि हिमाचली टोपी अक्सर उसको बोला जाता है, तो उत्तराखंड की एक ब्रांडिंग इस टोपी ने बनाई है। अब समीर जी, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा, लेकिन उन सवालों पर आने से पहले आपका दूसरा एक जो क्रम है, जो ये सोहम एग्जीबिशन है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, सोहम एग्जीबिशन भी हम लोग आपको दिखाएंगे, लेकिन सोहम एग्जीबिशन जो है उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके पीछे ध्येय था और कैसा, मतलब सोहम का अर्थ क्या है और उससे क्या मतलब निकलता है?
सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक ठीक ठाक सी नौकरी छोड़ करके और हिमालय आने के पीछे एक दो बातें थी। एक थी हिमालय की और भगवान शंकर की, केदारनाथ जी की इसके प्रति जो लगाव रुझान था, आध्यात्मिकता लाई, और साथ साथ ये था कि हम इसी हिमालय की संस्कृति पे काम करेंगे। और आप समझ लें कि हम 96 में आए थे, तभी उत्तर प्रदेश था, लेकिन जो पौराणिक रूप से जो केदार खंड, मानस खंड की भूमि है, इससे कोई ना कोई ऐसा लगाव था। चाहे कुछ पूर्वज पुरोहित रूप में केदारनाथ आए हैं वो बात, चाहे नैनीताल कुमाऊं में हो वो बात, या थोड़ी स्कूलिंग हो, इसके 100 जवाब दिए जा सकते हैं। पर कुछ ना कुछ ऐसी बात थी कि मैंने बाय चॉइस इस जगह को चुना, और इस आइडिया से कि हम लोग यहाँ की संस्कृति पे काम करें। अब संस्कृति पे काम करने का शुरू से ये नहीं था कि मुझे संग्रहालय ही बना देना है। हम लोगों ने यहाँ ट्रेवल करना शुरू किया, और ट्रेवल करते पहले ही साल में लग गया कि चीज़ें, एक तो पलायन का असर दिखता था, तो बहुत से गांव खाली या सूने दिखाई पड़ रहे, और लेकिन जब आप बहुत करीब से उन घरों पे जाइए तो वो कितने जीवंत रहे होंगे, ये वो हर घर बताता था। और आज ये भी लग रहा है कि नेग्लेक्ट भी है, जो चीज़ पे बनी है सुंदर सी, ये कल को और बिगड़ जाएगी। ये बात बार बार आ रही थी जितना ट्रेवल करते जा रहे थे। हम लोग साल में 3 से 4 बार आराम से ट्रेवल करते थे, किसी न किसी वैली में, किसी न किसी सभ्यता को देखने के लिए, कहीं के फेयर फेस्टिवल देखने के लिए। कि पहले किसी बात पर बोलने की काबिलियत लाने से पहले उसको समझना चाहिए, है ना। किताब का लिखा या गूगल से पढ़े से काम नहीं चलेगा। तो जब पहला 1-2 साल गुजरे तो लगा कि नहीं, सब चीजें लाई नहीं जा सकती हैं, इसको आप पेंट करना शुरू करो, जो चीजें हम रेप्लिकेट कर सकते उन्हें करेंगे। तो इस आइडिया से शुरू किया। 2000 में अपना प्रदेश अस्तित्व में आ गया। तो पहले मैं यही क्लियर कर दूं कि मैं चूंकि 96 में आया था, तो मेरी उम्र उत्तराखंड से 4 साल बड़ी है प्रांत से। तो कोई भी जब मेरे समीर शुक्ला नाम से मेरा मूल पूछता है, तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ कि मैं बाय चॉइस उत्तराखंडी हूँ, है ना। तो क्या है कि वो जब उस तरीके की चीज़ें हमारे पास इकट्ठी होनी शुरू हुई, चाहे वो वेशभूषा की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे भवन शैली को लेकर के हो, और हमने सोच लिया कि सजना शुरू कर दे। पहले हमने एक आर्ट सेंटर का रूप दिया और एक कमरे से शुरू किया। तो इस प्रमाइस में जहाँ बैठे हैं, इसमें मेरा रेजिडेंस था, बाकी सारी उबड़ खाबड़ से जमीन थी। और आते के साथ हमने यहाँ पर माँ चामुंडा पीठ का मंदिर की स्थापना करी थी, क्योंकि मैंने कहा आध्यात्मिकता मुझे चाहिए। तो उस जगह पर मंदिर बनाया जो पब्लिक के लिए ओपन। अभी आप जब ट्रेवल करेंगे, इस पूरी चीज में घूमेंगे, तो आप देखेंगे। उसके बाद में जैसे ही हमारे पास में हिसाब भर सामान आना शुरू हुआ और स्टेट बन चुका था, तो हमने क्या किया कि उसको कहीं ना कहीं शोकेस करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने एक आर्ट सेंटर किया। फिर जैसे जैसे हमारे पास में अलग अलग सब्जेक्ट पे चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो गई, चीज़ें बनानी हमने शुरू कर दी, और तब फिर हमने सब्जेक्ट वाइज इसमें एक सेक्शन ऐड करना शुरू किया। आज की डेट में सोहमेमल सेंटर जो संग्रहालय है, वो उत्तराखंड का नंबर 1 कंप्लीट संग्रहालय है, जिसमें इस समय 6 सेक्शंस हैं। एक पेंटिंग का है, एक आर्टिफैक्ट्स का है, एक एंटीक चीज़ों का है, एक कॉस्ट्यूम और फैब्रिक पे है, एक सोवेनिर सेक्शन है, और बाकी जितनी भी हमारे पास में जगह थी, हर कोना हम उस चीज़ से भर रहे हैं जो हमारी विलुप्त होती चीज़ों को कहीं ना कहीं शोकेस करें। तो इस तरीके से ये जर्नी है जो आप मान लीजिए 26वें साल में एंटर कर गई है, और अपने संसाधन से हम लोग जो हैं इसमें थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, जिसे आ जाते हैं। और ये एडिशन बहुत ही सुंदर है। इस एडिशन पे बात आगे हम सरकार पर भी पहुँचेंगे। एक तो सवाल तो उनसे भी बनता ही है, लेकिन बात हुई आप अध्यात्म से जुड़े हुए थे, अध्यात्म आपको यहाँ खींच कर लाया। लेकिन समीर शुक्ला जो है, जो यूपी का बंदा था, जो बच्चा था, उसका शुरुआती जीवन कैसा रहा? माँ बाप परिवार कैसे क्या था? हम लोग नैमिषारण एक तीर्थ स्थान है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर सत्यनारायण कथा का सृजन हुआ, जहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित को महाभारत का वो किया था। तो इस तरीके से वो उतने बड़े तीर्थ स्थान का जो क्षेत्र है, उसमें हमारा पैतृक गाँव है, जहाँ से हम लोग पहले सीतापुर अपने लखनऊ की तरफ
सेटल। हमारे घर से हमारे ग्रैंडफादर 57 से एमएलसी रहे अपने गुरु वल्लभ जी के साथ में, और डोगरा जी का साथ हमने देखा है उनका, डोगरा जी का देखा हुआ है, वल्लभ जी का हमें नहीं याद है, बहुत छोटे थे तो हमें नहीं याद है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल उसमें माहौल में बड़े वो फ्रीडम फाइटर थे। हमारे घर में सारे के सारे लोग जुडिशरी में या यूनिवर्सिटीज़ में होते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा अपना पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद में मैंने कस्टम एक्साइज में जॉब ज्वाइन करी, और 11 साल जॉब करने के बाद में प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस में जॉब करते हुए मैंने एयरपोर्ट दिल्ली से आई एयरपोर्ट से रिज़ाइन करके ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हमें ये 10 to 5 नौकरी नहीं करनी है और इस तरह का जीवन नहीं जीना है, मुझे कुछ ना कुछ लाइफ को एक्सप्लोर करना है, और वो भी हिमालय। तो इस तरीके से मेरी किस्मत कुछ लोग यहाँ लेकर आई। तो समीर जी यहाँ पर ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी कर रहे थे। आज तो लोग सरकारी नौकरी के लिए मतलब मरे पड़े हैं। सरकारी नौकरी छोड़ना, यस पैशन समझ में आता है मुझे, ड्रीम समझ में आते हैं कि हाँ यार पैशन होता है, लेकिन आदमी को पैसा चाहिए होता है खाने के लिए। आपकी बात भी करूँगा, और आपकी जो वाइफ हैं कविता जी, दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगा। सरकारी नौकरी छोड़ने की हिम्मत कैसे जुटाई आपने, और दूसरा कि जो ये आर्ट फॉर्म है ये कैसे इतना जीवंत हो पाया? देखिए क्या है कि कभी भी कोई बहुत बड़ी चीज़ को करने के लिए जुनून होता है, जिसको आम तौर पर पागलपन की संज्ञा दी जाती है, और बहुत कम सपोर्ट आता है तब जब आप शादीशुदा हों, आपके 1.5 साल और 3 साल के मेरे बच्चे हों, या 3-4 साल के जो अभी जिनका जीवन अभी शुरू हुआ है, सारी जिम्मेदारी होती है। और माइंडेड 11 साल में छोड़ने पर पेंशन नहीं मिलेगी, 20 साल कर VRS लिया था आपने, तो उसमें VRS नहीं भी नहीं होता था उस समय, हमने रिजाइन किया था। ओके। तो रिजाइन करने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलना था गवर्नमेंट की साइड से, जो आपने जोड़ा था वो नाम मात्र तो वो आपको मिल सकता था। तो डिसीजन तो ऐसा था कि जो बहुत ज़्यादा, जिसको आप जुआ कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत बड़ी चीज़ जब आप सोचते हो तो रिस्क तो उठाना ही है। रिस्क उठाना आसान क्यों हो गया कि हमारा और हमारी वाइफ का जॉइंट डिसीजन कि भाई ऐसा है मिनिमम में निर्वाह कर लेंगे पर कुछ नया करना है, ये दिल्ली का जीवन नहीं चाहिए। तो ये तो थी बात। अब बीइंग ओनली सन ये रहा कि जो कुछ भी हमारे फादर की तरफ से मेरे पास में था, पैतृक मकान हो, खेती की जमीन हो, वो सब मैंने वो करके, और जो मैंने दिल्ली में मकान बना, गुड़गांव में मकान बनाया था, उसे सेल करके जो कुछ भी मैक्सिमम था उसको करके मैंने यहाँ पर ये मकान लिया, और रेस्ट पूंजी को इन लोगों के नाम पर जमा कर दिया। जब तक हम दोबारा पैरों में न खड़े हों तो एक सामान्य जीवन जिया जा सके। तो बहुत बड़ा एक वो था, डिसीजन था। सपोर्ट 2-4 लोगों से ज्यादा का नहीं था, क्योंकि हर कोई या तो डरा हुआ है या फिर आपका शुभ चिंतक होने की वजह से उसको लगता है कि ये चीज खतरे की है। 4-5-6 साल बहुत टफ भी रहे, और उसके बाद में रिवाइवल शुरू हुआ। क्योंकि मैंने, अगर मैं आज आपको पैंट शर्ट में दिख रहा हूँ, तो मैंने 11 साल खादी भंडार से छूट वाले दिन 3 कुर्ते पजामे के कपड़े लेकर के, और उससे साल काटने वाला साथी भी चाहिए। तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, ठीक खाना खिलाना, वो अलग बात है। कोई मटेरियल ऐड नहीं करना है, कोई भी चीज अपने ऊपर फालतू नहीं खर्च करनी है। ऐसे संकल्प के साथ एक दशक गुजारा है, तब जाकर के इसका सृजन हुआ। वो सृजन बहुत खूबसूरत है एंड कमेंडेबल। मतलब इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। मतलब हिम्मत तो भगवती की दी हुई है और कुछ नहीं। ईश्वर की प्रार्थना सब है। तो समीर जी, हम जब आपकी वाइफ का जिक्र आया ही है, कविता जी का, तो अब मैं दोनों के रोल के बारे में जानना चाहूँगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे दीवारों पे आपने अच्छी खासी चित्रकारियाँ बनाई हैं, पेंटिंग्स यहाँ पर हैं, और यहाँ आपके एग्जीबिशन में भी पेंटिंग का पूरा एक कोना है। तो कविता जी और आप दोनों प्रोफेशनली कैसे जुड़े हुए हैं, और इसमें कैसे आप जो है इसको सजाने में आपका रोल है? मैंने कहा हर जगह मैं ईश्वर का ही रोल देखता हूँ। लोग लव मैरिज करके तो अपने मर्जी का पार्टनर चुन सकते हैं, हम लोग की अरेंज मैरिज। तो उसके बाद में अब ईश्वर ने मिला दिया एक तबीयत के इंसानों को, और वो PhD है ड्राइंग इन पेंटिंग में। तो ये हुआ कि यहाँ पर आप जो कुछ भी देखेंगे, बाहर एटलीस्ट तो सारा ही करीब करीब, और पेंटिंग सेक्शन में कुछ पेंटिंग छोड़ दी जाए तो सब कुछ पेंट वर्क इनका है मैक्सिमम।
कहीं कहीं आप, और मेरा हाथ आपको मूर्तियों में, पेंटिंग में, स्क्रैप वर्क में, इसमें सब जगह दिख जाएगा। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं, मैंने जो कुछ किया है वो ऐसे किया। उसके अलावा मेरा अपना रिसर्च वर्क है, जिसको आप देखेंगे जब आप सेक्शंस में जाएंगे और मैं स्टोरी के साथ आऊँगा तो आपको लगेगा कि कितना कुछ है उत्तराखंड में दिखाने को। सिर्फ लोकगीत और नाच गाने में ही संस्कृति नहीं है, संस्कृत बहुत चीज़ों में बसती है। संस्कृत इतनी चीज़ों में बसती है कि हमारा सरकारी फोकस दो चीज़ों पे होने के बाद बहुत सी चीज़ें नेगलेक्ट हो गई, और नेगलेक्ट होने की वजह से वो चीज़ें मर रही हैं। तो उसकी झलकी आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। तो पूरे के पूरे म्यूज़ियम के अंदर दीवार का कोई भी कोना है तो उसके ऊपर कुछ भी आपको दिख रहा है, 90% से ऊपर आप मान लीजिए कि इनका काम है। और यहाँ ये मैं बता दूँ, PhD होने के बाद भी इनका संकल्प ये था कि हमें नौकरी नहीं करनी। इन्होंने 99 से लेके कोविड आने तक इन 21 सालों के अंदर इस पूरे एरिया के जितने भी बच्चे हैं उनमें लड़कियां जिनको एजुकेशन डिनाई करी गई थी, 21 साल पढ़ाया है बिना NGO ट्रस्ट बनाए। हम लोगों ने वो किया है। 650 बच्चियां लाभान्वित हुई हैं इतने सालों में, जिसमें से बहुत से बच्चे इस समय एम्प्लॉयड हैं। तो वो बच्चियां जिनको या तो मिड डे मील वाले स्कूल में डाला गया था या उनको एजुकेशन ठीक से नहीं मिल रही थी, ऐसी इस साल में 650 बच्चियों को अपने बूते पर पढ़ाया। तो बहुत से काम म्यूज़ियम के अलावा यहाँ होते रहे। मंदिर है, लड़कियों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट, ये सब कुछ इसके साथ चल रहा है। तो आप जब किसी समाज में जुड़े होते हैं तो संस्कृति कई लेवल पर उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है, अगर आप समझदार हैं। सही संस्कृति की है, और मुझे लगता है कि इसमें कविता जी ने आपका बहुत बड़ा साथ दिया। बिना ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। और जो काम कविता जी कर रहे हैं, शक्ति शायद उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है। थोड़ा सा एक फिर भी आपने थोड़ी डिटेल दे दी, लेकिन फिर भी कि शक्ति पूरा उपक्रम क्या है और कैसे वो निभाती है। वो उस समय मैंने कहा 99 में शुरू किया, कोविड में बंद किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा लोगों को अपने यहाँ बुलाने में किसी को तबीयत खराब हुई तो ज़्यादा नुकसान हो सकता, तो उसके बाद हमने इसको ख़त्म किया। साथ साथ क्या हो रहा है कि मेरे पास अब इसके अंदर जगह ही नहीं रही जा रही है। सारा एक एक कोना इसका जो है वो किसी न किसी संस्कृति की चीज़ के लिए एलोकेटेड है। मतलब मेरे पास में अगर आज 10,000 रुपये आएंगे तो घर में सामान नहीं आएगा, उसको उससे कोई ना कोई संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ पे ही लगना है। कोई भी पैसा जोड़ा ही नहीं जाएगा किसी और काम के लिए, उसको उससे संग्रहालय को ही समृद्ध करना है। तो शक्ति जो था 3 बच्चों से इन्होंने शुरू किया था, पास में ही बच्चे। अब आसपास कौन बच्चे, हमारे आसपास जो बसावट है उसमें जो हमारे गढ़वाल और जौनपुर के जो लोग आकर के गाँव से आकर के माना यहाँ पे काम वास्ते आ गए और रहने लगे, अब उनकी अपनी फाइट है। एक कुरीति कह लीजिए या सामाजिक वो कह लीजिए कि लड़के पे तो पूरा ध्यान है, लड़कियों पर इतना ध्यान नहीं होता है। लड़का भी स्कूल जा रहा तो हो सकता है उसको इंग्लिश स्कूल में डाल दें कम पैसे होने के बावजूद, लड़की को वहाँ डाल दिया जहाँ मिड डे मील मिल रहा है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हीं बच्चियों को चुना जिनको इस दुभात की वजह से 19 बिहेवियर जिनके साथ था, जिनको कम मिल रहा था। हमने सोच लिया था कि इनको इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाएगी, तो ये 3 चीज़ों पर ध्यान देती थी। जो सब्जेक्ट जिस बच्चे का कमजोर हो, हाइजीन पार्ट, क्योंकि लड़कियों में एक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, अनजाने में बन जाती हैं प्रकृति के कुछ अपनी चीज़ें की वजह से। और तीसरा वैल्यू एजुकेशन। बहुत से घरों में ऐसा था, पिता अगर नॉर्मल कोर्स में गाली दे रहा है तो उसको बुरा नहीं, या कुछ और व्यसन है तो क्या हो रहा, बच्चा अनजाने में बुराइयां उठा लेता है। तो हमारे पास में लड़कियां तो ही लेंगे, ये पहला संकल्प था। लड़के वही होंगे जो उनके भाई हों, ताकि माहौल हमारे यहाँ बढ़िया रहे। हमारे पास 60-60 बच्चे एक दिन में होते थे। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर भट्टा गांव है, वहाँ से भी लड़कियाँ चल के आती थी। पहली ये ऐसी जगह थी जहाँ छुट्टी करने में बच्चे प्रोटेस्ट करते थे, हम छुट्टी नहीं करें। तो कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग बनाई होगी जो 21 साल। तो इन्होंने उसको माँ के तरीके से अपने आप को बच्चों का इसका उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम किया। क्लास 3 से क्लास 12 तक के बच्चे होते थे। जो बच्चे 8th के बाद बड़े और समझदार दिखते थे वो छोटे बच्चों के मेंटर बनाते थे हम लोग, ताकि वो पढ़ा सकें। तो इस तरह से करते करते बिना 1 रुपए का भी अनुदान किसी से लिए
हम लोग ये कर पाए, और ये एक तपस्या जो उन्होंने करी। ये आप दोनों की तपस्या है जिसकी वजह से सोहम खड़ा हुआ है और जिन बच्चों की ज़िंदगी सुधरी है। अब सवाल जब अनुदान की बात हम कर ही रहे हैं तो एक सवाल ये भी बनता है कि भाई आप इस उत्तराखंड की संपदा को, उत्तराखंड की संस्कृति को बचा रहे हैं यहाँ पे, इसमें सरकार की तरफ से या स्थानीय विधायक, सांसद, उनकी तरफ से कोई योगदान? अभी तक अगर योगदान कहेंगे तो एक आप ऐसे जीरो में खींच देता हूँ, आप इसको मानिए ये योगदान है। आर्थिक रूप से या किसी तरीके का प्रमोशनल उस पर कोई भी योगदान किसी क्वार्टर से आज तक नहीं, बल्कि मैंने आज से 4 या 5 दिन पहले एक लास्ट में एक पोस्ट भी डाली, उसमें किसी जगह पर हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी किसी म्यूजियम में गए जो सरकारी पैसे से बना होगा, वहाँ चीज़ें धूल में देखी तो उस पर थोड़ा सा आक्रोशित हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर मुझे लिख देना चाहिए कि आप कभी भी औचक हमारे यहाँ आइए, हम 2 लोग 4 लोग संभालते हैं, आपको कोई भी चीज़ को व्यवस्थित नहीं मिलेगी। तो होता क्या है, चीज़ें वहाँ पनपती हैं जहाँ मन के साथ की जाती है। आप पेशेवर तरीकों से वो उसको जीवंत नहीं बना सकते। लेकिन आज तक मैंने कहीं कुछ लिखा भी, किसी को बुला, जानते सब हैं। अगर प्रधानमंत्री से एक कनेक्शन को सारा मीडिया आज तक दिखा चुका है तो कौन नहीं जानता होगा। लेकिन कोई तो कमी होगी हमारी नेटवर्किंग में, या कोई तो किसी मामले में तो हम कमज़ोर होंगे कि हम तक सरकार नहीं पहुंची। वो अलग बात है कि मेरे पास फ्रांस की मैगजीन वाले ने तो इंटरव्यू कर लिया करके, पर कहीं से भी हमारी सरकार को नज़र नहीं आया। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी खामी, मैं ये चीज़, कई लोग कहते हैं कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में काम बहुत हो रहा है। आप कर रहे हैं, आप जैसे कई और बहुत से लोग कर रहे हैं, कई जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उनका हाथ पकड़ने में थोड़ी पीछे है। सरकार को आगे आना चाहिए उसके लिए, और उनका हाथ पकड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल समीर जी आपसे, हम सोहम में बैठे हुए हैं, लोगों को हम इसके दृश्य दिखा भी रहे हैं। सोहम में अगर कोई टूरिस्ट आना चाहता है, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, तो कैसे आ सकता है, क्या कोई फीस है? पूरी डिटेल थोड़ी सी हमें दे दीजिए। पहली चीज़, सोहम हिमालयन सेंटर सारे ही बड़े पोर्टल्स पे जो टूरिज्म से जुड़े हैं उस पर अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है, वही मेरी ताकत है। और जितने भी आप गूगल के ऊपर रैंडम भी डालेंगे आर्ट एंड हेरिटेज इन उत्तराखंड, तो कोई भी सरकारी संस्थान नहीं देखेगा, आपको नंबर 1 पे सोहम दिखेगा। आज की डेट पे चूँकि सारा ही टूरिस्ट फ़ोन से या नेट से गाइड होता है, ट्रिप एडवाइज़र पर मसूरी के सारे स्पॉट्स में हम पिछले 5 साल से नंबर 1 हैं। तो हमारे यहाँ टूरिस्ट के आने को उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको गाइड करता हुआ गूगल मैप और सारे पोर्टल्स हमारे यहाँ तक पहुँचा देते हैं। सिर्फ हम नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं सरकारी लिटरेचर के ऊपर, बाकी हम पूरी तौर से टूरिस्ट हमारे पास आता है। सारे ही बड़े होटल्स की आइटिनरी पर, जो समझदार होटल हैं उनकी आइटिनरी पर हम मौजूद हैं। तो टूरिस्ट को आने में कोई दिक्कत नहीं होती, जो लोग, क्योंकि हमारी नेट प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो जैसे अच्छे रिव्यू देते हैं तो उससे वो और चीज़ ऊपर आती है। और हमारे यहाँ 100 रुपीज़ अ पर्सन अभी 2 साल पहले से हमने फीस रखी है, जो फॉरेनर हो या इंडियन हो सबके लिए लागू होती है। जो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं 5 साल से नीचे, उन पर नहीं है। जो टूरिस्ट पहली बार आ चुका है और दोबारा आ रहा है उससे हम फीस नहीं लेते। अभी 2 साल पहले इसलिए शुरू किया है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये तो हमें सफाई और बिजली और इन सब चीज़ों का ये खर्च आता है, इसलिए मजबूरन शुरू किया, क्योंकि मैं सपोर्टेड हूँ। तो ये सोहम एग्जीबिशन सेंटर मंडे टू संडे, हाँ, वेंसडे हमारा वीकली ऑफ रहता है और बाकी दिन ओपन है 10 to 5 हमारा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अंतिम सवाल बोलूँ या मैं समझा आपसे एक ओपिनियन आपके चाहूँगा। ऐसे वक्त में जब उत्तराखंड की संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, हमें लोगों को बताना पड़ता है कि ये आपकी चीज़ है, ये आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसे वक्त में आप कहेंगे आप बाय चॉइस उत्तराखंडी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसी से आए हुए हैं, बट आपकी तरफ से मैं एक संदेश चाहूँगा, जो बंदा उत्तराखंड को सहेजने का काम कर रहा है, उस पीढ़ी के लिए, जो पीढ़ी कह रही कि नहीं यार हम दिल्ली मुंबई में बड़े खुश हैं, यहाँ कमा रहे हैं, यही अपना घर बसाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं, पहाड़ से घूमने जाएंगे, जब वेकेशन करना होगा तब जाएंगे। उस पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने पहाड़ को बचा सकते हैं, कैसे वो उसको जीवंत रख सकते हैं जो उनसे जुड़ा हुआ है? हाँ, मैं एक तो ये यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि मूवमेंट या पलायन
ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, सारी दुनिया में हो रही है। हमारे लिए अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ परमानेंट ताला लगा के जाने की आदत डलती है, जो और जगह के पलायन से भिन्न है। अगर जितने भी लोग अपनी बेहतरी के लिए, अपने विकास के लिए, किसी भी कारण से अगर कहीं भी जाते हैं, जाना बुरा नहीं है, कमाना भी बुरा नहीं है, लेकिन आप डिस्कनेक्ट मत होइए। आप अपनी जगह पर अपनी उस समृद्धि को अपने गांव से, अपनी जगह से जोड़िए। ये मेरा संदेश होगा हर उस कामयाब इंसान के लिए कि आप अपने जगह, अपनी ज़मीन पर इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप डेड इन्वेस्टमेंट करिए। आज की डेट में तमाम तरीके की चीज़ें हैं। अगर आप उस आइडिया को अपने गांव के पास तक लाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकती है। आप जॉब क्रिएटर हो सकते हैं अपने गांव के आसपास, और साथ साथ आप अपने गांव या अपनी संस्कृति को आबाद कर सकते हैं। जब हम गांव वर्ड बोलते हैं तो गांव सिर्फ गांव नहीं है, गांव एक संस्कृति का पूरा मॉडल होता है। वहाँ का खाना, वहाँ की भवन शैली, वहाँ का रहना, वहाँ के जेवर, वहाँ पर होने वाले तीज त्योहार, सब मिलकर के मॉडल होता है गांव का। उसके जब गांव समृद्ध होगा, रौनक में होगा, तो ही तो प्रदेश रौनक में होगा। प्रदेश की रौनक तंबू और कनातों में नहीं होने वाली, वो तो कल को उखड़ के चला जाएगा, फिर वही का वही हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी समृद्ध प्रदेश की तरह, वो केरल से लेकर कश्मीर में इतनी सारी दिक्कतें हुई, पॉलिटिकल सिचुएशन, नॉर्थ ईस्ट इतना कटा हुआ है, मेरा इतना ज़्यादा गहराई से देखा हुआ है, वो दुनिया घूमाए, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते। इतना जीवन तो वहाँ पे सब कुछ दिखता है। उसके पीछे कारण ये है कि वो लोग परमानेंट अप्रूट नहीं है। कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, आप अगर उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करेंगे, आप शुरू में जब आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो आप अपने गांव को रिट्रीट ही बना लीजिए, आने की आदत डालिए। जब आप आते रहेंगे तो कल को आप दूसरे आइडिया के साथ आएंगे, आप अपने दोस्तों को लाएंगे, आप अपने कुछ खास त्यौहार मनाएंगे, कुछ मांगलिक कार्यक्रम करेंगे, तो क्या होगा, अगली पीढ़ी को रुचि जागृत होगी, उसको उन चीज़ों से, और जो वो 100 गज के मकान में रह रहे उसमें डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। तब जाके अप्रिशिएट कर पाएगा कि हम क्या छोड़ा या क्या मिस कर रहे हैं। कभी भी सेमिनार से नहीं बसेगा, इस आइडिया से वापस आबाद होगा। मेरा ये कहना है कि आप जो है अपने जगह से अपरूट मत होइए, आप कनेक्टेड रहिए। शुरू में कम रहेंगे, बाद में ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से, इसी आने जाने से वो चीज़ जो है बचती जाएंगी और सही जाएंगे। समीर जी, वैसे तो ये सवाल लास्ट था, बट एक सवाल जो ऐसे ही मेरे जहन में आया, आप 26 साल से यहाँ पर हैं और एस्टैब्लिशमेंट आपका यहाँ पर है, क्या पहाड़ी कोई भाषा आपको समझ में आती है, बोलने आती है? देखिए क्या है कि मैंने कोई भी चीज़ को इसलिए नहीं कर रहा कि जो दिखाने के लिए कर रहा, मुझे समझने को समझ में आता है, लेकिन मैंने हमेशा ध्यान रखा कि जिस तरीके से मैं स्वाभाविक रूप से अपने को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, मेरे बोलने में हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का तीनों वर्ड आ रहे हैं, तो बात पहुंचनी चाहिए। इससे मतलब है कभी भी मैं कॉस्मेटिक पहाड़ी दिखने के मूड में नहीं रहता कि मैं उसको दिखने के लिए, जैसे होता ना कि इफ्तारी पे टोपी लगा लो या एक गमछा डाल लो या 2 वर्ड बोल के लोगों की वाहवाही ले लो। ईमानदारी से स्वाभाविक रहो। अगर मैं उस पूरी चीज़ को जी रहा हूँ तो मैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ क्या है, हिंदी जो है वो अगर माँ है तो गढ़वाली कुमानी मौसियाँ हैं, और क्या कह सकते हैं, ये तो है। तो आप ऐसे देख लो ना, इससे कुछ फर्क है एकदम। आप किसी भी गांव में चले जाओ, उसी हिंदी को जिस लहर से बोल दिया गया वो वहाँ की भाषा बोली बन गई। एकदम सही कहा आपने समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। और मुझे लगता है कि जो संदेश आपने आखिर में लोगों को दिया है, अगर उसको थोड़ा भी अपनाया जाए, 5% भी अपनाया जाए, तो शायद जो पलायन चिल्लाते हैं उसमें कमी जरूर आएगी। बिल्कुल। तो समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए।